अपाला ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की वितान के पहले चैप्टर सिल्वर वेडिंग कहानी का अध्ययन करेंगे। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई ये सिल्वर वेडिंग कहानी जीवन मूल्यों और पीढ़ी के अंतराल को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत करती हुई कहानी है। कहानी से संबंधित सभी घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। कहानी के मुख्य पात्रों और कहानी का केंद्र बिंदु मुख्य रूप से सिल्वर वेडिंग कहानी का पूर्ण अध्याय प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के प्रथम अध्याय से, पार्ट 1 जिसको हम कह सकते हैं कि जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यानी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी ने अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया और फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने दिन के 10 के बंधे हुए राशन में से 7वीं सिगरेट सुलगाई और एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहतों का मतलब होता है साथ में काम करने वाले, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद, जिन्हें वो किशनदा कहते थे, पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इस पर उसी ऑफिस में काम करने वाले सीधे असिस्टेंट ग्रेड से आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इनप्रॉपर मालूम होते। सम हाउ का मतलब होता है कि भी जिस चीज़ को वो खुद सहन ना कर पाएँ या जो चीज़ उन्हें जचती ना हो, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? इस पर पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली और इस तरह धृष्टता का प्रबल विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह अपने ज़माने को याद ज़रूर करते हैं, जब दफ्तर में किशनदा को भाई नहीं साहब कहकर बुलाते थे। घड़ी की ओर देखकर कहा, बाबा आदम ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो आप तो डिजिटल ले लो, जापानी स्मग्ड सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम पर चल रही है, क्यों कैसी रही? इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से, जहां कभी यशोधर जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों छटाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे। पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मेज जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्हें यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बना सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। तो इस तरह से किशनदा का एक व्यक्तित्व यशोधर बाबू से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी बातें इस अध्याय में हमेशा हमारे सामने आ गई है कि किशनदा ही पहले व्यक्ति थी जो यशोधर जी को अपने जीवन काल में रहकर उसे मार्गदर्शन किया, जीवन की सीख समझ दी। अब आगे जहाँ पर वो पहले से मौजूद थे, चड्ढा और कि यशोधर बाबू जो बातें कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चड्ढा ने ज़ोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा तो मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑफ 6 फरवरी 1947। मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर।
आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। तो यहाँ हमारी कहानी का जो मुख्य शीर्षक है वो सबके सामने आ जाता है, पता चल जाता है कि आज यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग की सालगिरह है। हाँ, यशोधर जी खुश होते हुए छेंपे और छेंपते हुए खुश हुए। यह उन्होंने किशनदास से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। हाँ, इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह ये सब हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन सी आपकी बड़ी माया निकली जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फ्राइड करता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बहू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक अपने साइकिल में आते थे, इधर पैदल आने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होकर होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड की ही नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट निकाल दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वे अपने सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों के चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा का ही परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। ये परंपरा भी उन्होंने किशनदा से सीखी है। आगे कहते हैं, इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिड़ला मंदिर और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई रीत अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं और इससे ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते थे यशोधर बाबू को। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी किशनदा के अनुसार वही निशानी है कि जो बातें आप सहन ना कर सकें या जिन बातों को आपके साथ में मेल ना हो, उन बातों को अनसुना कर देना चाहिए। बिड़ला मंदिर छूटकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। अगर किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचते। ये रीत और परंपरा उन्होंने नई अपनी बनाई है। आगे कहते हैं कि आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला बड़ा क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि ये लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट को ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रूगज, लक्ष्मीबाई, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्हें इसी क्षेत्र में इन्हीं बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह से मुस्कुरा दिए जिस तरह से किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराया करते थे। तो यहाँ पे किशनदा के एक नई परंपरा, नई सोच विचार का जो दृष्टिकोण है वो सामने आता है। लेकिन वास्तविकता जो है वो खुद ही अपने मन में सोचते हैं कि सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, यद्यपि समहाउ
यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली नौकरी में ज़रूर कुछ पेंच होगा। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि अब यह पिछले साल एलॉयड सर्विस की सूची में माना कि काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। उनका तीसरा बड़ा लड़का स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित पर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप होता है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। वैचारिक मतभेदों का पीढ़ियों का अंतराल जो है वो भी हमारे समझ में इस अध्याय को पढ़ने के बाद आया है। आगे यशोधर बाबू के बारे में कि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार के पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया कि मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इसकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए गए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर बाबू से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें कोई उनका कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा है। अब मेरे कहने से यह सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, साफ बात है। तो यशोधर बाबू की पत्नी की विचारधारा भी हमारे इस अध्याय में समझ में आती है कि यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो बच्चों के साथ विचारों और नई परंपरा के अंदर ढल चुकी है। और यशोधर बाबू इस विषय पर क्या कहते हैं, तो देखिए कि धर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन वह स्वयं स्वीकार करने को बाध्य हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उसका बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि सभी एक तरफ और यशोधर बाबू घर में एक तरफ। जिस जगह किशनदा का एक क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह है, घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होगी। जैसे किशनदा सबको पहाड़ से आने आने वाले सभी युवकों को अपनी जगह घर पे रखा करते थे, काम दिलवाया करते थे, वैसे ही यशोधर बाबू भी सोचते हैं कि किशनदा की तरह उनका जीवन होता तो कैसा रहता। लेकिन इस विषय पर भी गहरा चिंतन करते हुए सोचते हैं। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बालजती किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कॉलोनी, कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनाया, लेकिन उसने कहीं भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से किसी एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई सा प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा न सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया।
जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि यशोधर बाबू को कि जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन ऐसा कर्म है जो तुम्हारे किशनदा ने नहीं कर रखा। यशोधर बाबू को समझाते हुए किशनदा फिर आगे कहते हैं कि जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सिर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लें, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजियाँ कहते हैं। तंजियाँ का मतलब होता है व्यंग्य रूप से, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर जो उसकी रीत मंजूर करें। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस गांव का पुश्तैनी घर फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा, क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यशोधर बाबू कहते हैं आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उनमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही परलोक के बारे में उत्साहित होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लग नहीं रहा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने और संध्या पूजा करने लगे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इन सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। अब तो मोह माया के साथ साथ भगवत वचन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। जो कहते करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो बस अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अभी नहीं मांगे
तो न मांगे, यानी उनका मन अंतर्मन जो है वो भी द्वंद्व कर रहा है। इन सब बातों के साथ साथ पारिवारिक जीवन से वो जुड़ना चाहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति भी अपनाना चाहते हैं और ये भी सोचते हैं कि बच्चे उनसे राय मांगे न मांगे तो भी ठीक है। तो अंतर्मंद यानी अंतर्द्वंद से चलने वाले उनके सिद्धांत हो चुके हैं। आगे देखिए पाठ में कि यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने के लिए फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे हुए परिवार के प्रति यशोधर जी का एकमात्र एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से स्वतः मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गमी के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपकी बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। तो इस तरह से अंतर्द्वंद जो है वो पारिवारिक रिश्तों नातों को लेकर भी है। परिवार ये चाहता है यशोधर बाबू का कि अपने परिवार के साथ मेल जोल ना रखें, क्योंकि आर्थिक रूप से भी नुकसान है। उनको बुलाना, उनके पास जाकर आना भी खर्चे का घर है। जबकि यशोधर बाबू को लगता है कि उनके बच्चे जो है वो पारिवारिक हो जाएं, परिवार के गरीब रिश्तेदारों की मदद करें। ये सब बातें जो हैं वो पढ़ते हुए गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ते हैं या जब भी वो सोचते हैं इस बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आगे देखिए, यशोधर जी का नारा है कि हमारा तो पैसा ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखें और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारों की गृहस्थी में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रहपूर्ण कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उसका पुराने गंवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभा सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, पर तुम क्यों बुढ़ापा उनका खुद ओढ़ने लगे। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे। हर इतवार भट्टू चलाकर अपने शिकार पकाते थे, गज़ल गाते थे। गज़ल हुई कि सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन यह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बूढ़े काल में बगैर बाह का ब्लाउज़ पहनना, वह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, वह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसी ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वह समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता नहीं परिवार में ही लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें। साथ ही वह अपने ये भी सोचते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ों के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रिस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू ने अपने पुश्तैनी गांव में जाने का इरादा है। रिटायर होकर फॉर द मेडिंग क्राउड समझें। तो आज हमने जो ये आधा अध्याय यानी पार्ट 1 का जो आधा अध्याय है वो पूरा पढ़ा है और आधा जो है वो अगले की कक्षा में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ा जाएगा।
इतनी सब बातों से हमारे सामने यशोधर बाबू के जीवन, उनके परिवार, इन सभी घटनाओं का जो पूरा ब्यौरा है वो हमारे सामने लगभग आ चुका है।